सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता ही है, जो हमारी हिंदी वर्णमाला है, हिंदी व्याकरण है, वो हमारी शुरू हो चुकी है। और पहला फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है, पहला पाठ हमारा हो चुका है, जिसमें हमने वर्ण, भाषा, भाषा के भेद, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है। ये हमारी सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है ये हमारी। आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे और स्वर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी हिंदी व्याकरण का दूसरी क्लास है ये हमारी वर्णमाला। तो वर्णमाला के बारे में हम पढ़ेंगे। देख लेंगे वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण हैं उनके, इसका मतलब एक ही क्रम में, जैसे ए, आ, ई, ऐसे मतलब एक ही व्यवस्थित क्रम में जिसको लिखा जाता है, व्यवस्थित समूह में उसको लिखा जाता है, उसको क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवा, कुल कितने हो गए, 52 वर्ण हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो कितने वर्ण हैं हमारे, 53 हो गए हैं अब। ठीक है, कितने हो गए हैं, 53 हैं। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा देखेंगे। वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। तो जो भी कोई भी भाषा है, जैसे इंग्लिश हो गई, ठीक है, उर्दू हो गई, फ़ारसी हो गई, हर एक भाषा की, हिंदी है हमारी, हर एक भाषा की जो है अपनी एक वर्णमाला होती है। वर्णमाला के 2 भेद हैं। तो वर्णमाला के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। ठीक है, तो वर्णमाला के कितने भेद हो गए, स्वर हो गया और व्यंजन हो गया। ठीक है, स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर क्या है, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण, यहाँ से देखिए, यहाँ पे आधा च और आएगा, जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए। तो स्वर क्या हो गया, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ठीक है, बस ठीक है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जो भी मतलब जिन वर्णों का उच्चारण, जो वर्ण स्वतंत्र हैं, उनको स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी ई, इसको छोटी ई बोलते हैं ना, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, ये क्या है, हमारे स्वर हैं। और अंग और अह क्या है, ये है अयोगवा। ठीक है, क्या है ये, अयोगवा है। देखिए नीचे दिखाया गया है, इन स्वरों में अंग और अह को अयोगवा कहा जाता है। ठीक है, जो ये अंग और अह है, इसको क्या कहते हैं, अयोगवा कहते हैं। वैसे तो इनको स्वरों में ही जो है इनकी गिनती होती है, लेकिन इनको क्या कहा जाता है, अयोगवा कहा जाता है, अंग और अह को। ठीक है, क्योंकि इनका उच्चारण, एक सेकेंड, क्योंकि इनका उच्चारण जो है अ की सहायता से किया जाता है। इसमें देखिए अ है ना इसके अंदर, और इसके अंदर भी है। ठीक है, इनका उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है, अ की सहायता से किया जाता है। अंग की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, जो अंग की मात्रा है, हम ऊपर बिंदी करके ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हमने गंगा लिखा, ग अंग गा, तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, अनुस्वार। ठीक है, और अह की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। जैसे हमने ये जैसे लिख के दिखा रखा है, अतः ये पीछे जो 2 बिंदी लगा दिया, इसको क्या बोलेंगे, विसर्ग। ठीक है, अंग की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं और अह की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। चलिए स्वरों के भेद देखेंगे। स्वरों के कितने भेद हैं, तो स्वर के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं स्वर के, 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। कितने हैं, 3 हैं। कौन से हैं, ह्रस्व स्वर, चलिए सॉरी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हो गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और
प्लुत स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर के बारे में जानेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर कौन से हो गए? जिनको बोलने में, जिनका उच्चारण करने में, जैसे उच्चारण करते हैं ना, बोलते हैं, उनको जो है बोलने में, उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, री। तो इसमें हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, हमने फटाफट इसको बोल दिया। तो ये क्या है? जिसमें कम समय लगे, बोलने में कम समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? जिसमें ह्रस्व से दुगना समय लगे। ठीक है, दीर्घ से मतलब हमें पता चल रहा है ना, जिसमें ह्रस्व से दुगना समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से कुछ अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे इसमें तो अ, इ, उ, री थी। ठीक है, और नीचे देखिए आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ। तो इनसे तो ज़्यादा लगा ना, ये तो आराम से बोले गए। ह्रस्व स्वर जो थे उनमें कम समय लगता था, और इनमें ह्रस्व से दुगना समय, कुछ अधिक समय लगता है, तो उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए अंग तथा अह, इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है अ से। ठीक है, अंग तथा अह, ये क्या है? ये भी दीर्घ स्वरों की भांति ही उच्चारित मतलब बोले जाते हैं। देखिए थर्ड है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना जो है समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो प्लुत स्वर क्या है? जिसमें मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना और दीर्घ से दुगना, ठीक है, दीर्घ से दुगना और ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग बहुत कम होता है, जैसे ओम। क्या है? ओम। ठीक है, यहाँ देखिए उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद देखेंगे। ठीक है, किसके आधार पर देखेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर भी हमारे 3 स्वर हो गए, मूल स्वर, संधि स्वर और संयुक्त स्वर। तो ये बिल्कुल कैसे हैं? जैसे हमने ऊपर पढ़ा, मूल स्वर ह्रस्व स्वर के जैसे है, जिसमें कम समय लगता है। संधि स्वर जो है दीर्घ स्वर के जैसे है, जिसमें जो है मूल स्वर से दुगना समय लगता है। और जो संयुक्त स्वर है उसमें वो प्लुत स्वर के जैसे है, जिसमें जो है मूल स्वर से तिगुना और संधि से दुगना समय लगता है। ठीक है, ये बस इसका नाम चेंज कर दिया है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या। देखिए ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन में आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे दे दी है आपको। तो चलिए ये बस ये इनके नाम याद रखिए, बाकी जो इनकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो सेम ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के जैसे है। और उसकी जो उदाहरण है वो भी वही होंगे। मूल स्वर में अ, ई, छोटी ई आएगी, ऊपर मात्रा नहीं है, और छोटा उ। और संधि में बड़ा आ, जैसे ए प्लस ए आ बन गया ना, ऐसे ही छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई बन जाएगी। ठीक है, देखिए छोटी ई प्लस ई तो क्या बन जाएगी? बड़ी ई। ठीक है, तो वही सारी जो है उदाहरण जो है इनके भी अंदर आएगा। बस नाम याद रखिए उत्पत्ति के आधार पर, मूल स्वर, संधि स्वर और संयुक्त स्वर। चलिए जीव के आधार पर हम भेद देखेंगे। स्वर के जो है जीव के आधार पर कौन कौन से भेद हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, अग्र स्वर मतलब जो बिल्कुल टिप से इधर जो जीभ का आगे वाला भाग है उनसे जो है बोला जाए। मध्य स्वर जब बोलते समय जो मध्य का भाग है वो ऊपर की तरफ उठे। ठीक है, जीभ का जो बीच वाला भाग है वो जो हमारे तलवे के बिल्कुल नीचे होता है, बीच का भाग। ठीक है, और पश्च स्वर मतलब जीभ का जो सबसे पीछे वाला, जो हमारे गले के थोड़ा सा ऊपर होता है, वो वाला भाग। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेंगे, परिभाषा देख लेंगे अग्र स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है। ठीक है, एक सेकेंड, क्या बताया गया है इनमें? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है। जब हम बोलते हैं तो जीभ है हमारी, उसका अगला भाग जो दांतों से टच होता है, ठीक है,
उसको अग्र स्वर कहते हैं। जैसे बोल के देखिए साथ साथ, ई। तो देखिए हमारी जीभ साथ साथ बोल के भी देखिएगा, ई। तो जो आगे वाला भाग है वो सक्रिय हो रहा है, बड़ी बड़ी ई। इसमें भी ए, आए, तो आगे वाला भाग जो है वो सक्रिय हो रहा है। ठीक है। मध्य स्वर क्या है? जिनमें अ जो है केंद्रीय स्वर है, इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। ठीक है। बोलेंगे तो अ अ, तो बीच वाला जो भाग है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठता है। पश्च स्वर देखेंगे, जिसमें जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है। जैसे ओ, देखिए पीछे से आवाज़ आएगी इधर से गले से ना, ओ, उ, औ। ठीक है। तो ऐसे हम देख लेंगे। देखिए मुखाकृति के आधार पर देखेंगे, तो ये हमने ऊपर कौन से आधार पर पढ़ा? जीभ के आधार पर पढ़ा। ठीक है। जीभ के आधार पर क्या हो गया? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब है मुखाकृति के आधार पर, मतलब मुख की आकृति, जैसे बोलते समय कि मुख की आकृति कौन सी बनती है, उसके आधार पर। संवृत, संवृत क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह कम खुलता है, जैसे ई, उ, ऊ। ठीक है। मतलब मुंह जो है उसको बोलते समय बहुत ही कम खुलता है, वो क्या है? संवृत है। ठीक है। अर्ध संवृत क्या होगा? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो है संवृत की अपेक्षा कुछ जो है अधिक खुलता है, जैसे ए, ओ। ये चीज़ हम जब बोल के देखेंगे तब हमें समझ में आएंगी। ठीक है। और ये जो है आए हुए हैं, KVS में भी आया हुआ है और DSSB में भी आए हुए हैं। ये चीज़ें पूछी गई हैं कि ये क्या है। मतलब आपको ऐसे ऑप्शन दे देंगे, अ और ओ, ये ऐसे पूछ लेंगे कि ये स्वर की कौन से आधार हैं, मतलब किसके आधार पर है, कौन जो है मुख के आधार पर, संवृत, अर्ध संवृत, ऐसे करके आपको दे देंगे। ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जो छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, जैसे हम बोलते हैं बच्चों को सिखाते वक्त, तो वो क्या आएंगे? संवृत के अंतर्गत। और अर्ध संवृत क्या है? ए, ओ। ठीक है। मुख जो बोलते समय दुगना समय लगे संवृत से। विवृत क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, जैसे आ। तो विवृत क्या है? जिसमें मुख पूरा खुलता है, जैसे आ। और अर्धविवृत क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जैसे अ, ए, ओ। ठीक है। तो चलिए, इसको आप एक दो बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएंगी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं बहुत ही डिटेल में जो है आप लोगों के लिए ये चीज़ लेके आई हूँ। देखिए ओष्ठाकृति, ये देखिए KVS के अभी फॉर्म निकलेंगे, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, तो आप ध्यान से ये क्लासेस देखिएगा। ठीक है। ओष्ठाकृति के आधार पर, तो मतलब जो होठ की जो आकृति है उसके आकार पर। वृत्ताकार, जिसके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान बनती है, मतलब बोलते हुए जो है वृत्त गोल बनता है, जैसे ऊ, उ, ओ, औ। ठीक है। ऐसे बोलते समय जो है उसकी वृत्त की आकृति बनती है, उसको वृत्ताकार। और अवृत्ताकार, जिसमें होठों की आकृति अवृत्ताकार होती है, मतलब वृत्त नहीं बनता है, गोल नहीं बनते हैं, जैसे ई, ए, ऐ। ठीक है। चलिए, अगर जब छोटे थे बचपन में पढ़ लिए होते तो अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, कोई बात नहीं, अभी भी हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है। अभी बचपन याद आ रहा है इन सब चीज़ों को पढ़ते और पढ़ाते हुए। उदासीन, तो उदासीन क्या है? जो अस्वर है, अस्वर के उच्चारण में होठ जो है उदासीन रहते हैं, दुख भरे जैसे बोल देंगे। ठीक है। उदासीन, उदास रहते हैं। और आस्वर जो है अंग्रेजी से ही हिंदी में आया है, जो ओ है, ओ बोले जाए, आ नहीं है, ओ। ठीक है। ये क्या है? अंग्रेजी से हिंदी में आया है। तो उदासीन स्वर कौन सा हो गया हमारा? अ हो गया। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, जो आज की हमारी क्लास थी जो हमने की, तो उसमें देखेंगे ओष्ठावृत्ति के आधार पर हमने पढ़ा वर्ताकार और अवर्ताकार। वर्ताकार क्या है? जिसमें ओ की आकृति बने। ठीक है। जैसे उ, ओ, औ। ठीक है। और अवर्ताकार, जिसमें जो है अवर्ताकार की आकृति बने, ई, ए, ऐ। ठीक है। और उदासीन, जो अस्वर है वो हमारा उदासीन है। ओष्ठावर्ती के आधार पर हमने पढ़ा, और ये पढ़ा हमें मुखावर्ती के आधार पर। मुखावर्ती के आधार पर भी हमारे कितने हो गए? 4 हो गए,
संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। ठीक है। और कौन सा था हमारा, जीभ के आधार पर हमने पढ़ा स्वर। ठीक है। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, ये भी 3 प्रकार के हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या है, जो जीभ के आगे वाले हिस्से से बोला जाए, मध्य स्वर क्या है, जो बीच वाले हिस्से से बोला जाए, और पश्च स्वर क्या है, जो पीछे से बोला जाए। ठीक है, पीछे वाले जो हिस्सा है जीभ का। और उत्पत्ति के आधार पर क्या है, उत्पत्ति के आधार पर भी 3 स्वर हैं, मूल स्वर, संधि स्वर और संयुक्त स्वर। ये डीटो किसकी तरह होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत के तरह। ठीक है। और हमने प्लुत स्वर पढ़ा। ठीक है, जिसमें जो है ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है बोलने में। हमने दीर्घ स्वर पढ़ा, ये जो है उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। और ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, ये किसके, ये है स्वरों के भेद हो गए। तो स्वरों के 3 भेद हो गए। ये हमने रिवीजन भी हमारी साथ साथ कर ली। ठीक है। और स्वर किसको कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हमारे 11 स्वर हैं। ठीक है। और वर्णमाला, एक बार ये डेफिनेशन देखें, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए। ठीक है। वर्णमाला 2 प्रकार के हो गए हमारे, स्वर और व्यंजन। ठीक है। और वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर 33 व्यंजन हो गए। ठीक है। और 2 अयोगवा हैं, अंग और अह हमारे। ठीक है, ये यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए स्टूडेंट, जो ये आज हमारी क्लास थी वो कंप्लीट होती है। सेकंड क्लास थी ये हमारी, हिंदी व्याकरण की सेकंड क्लास है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है। और साइंस की क्लास देखनी ना भूलिए, जिन भी बच्चों का साइंस की जो है सब्जेक्ट साइंस बनता है सीटेट पेपर 2 के लिए। ठीक है, वो हमारी साइंस की क्लास देखिए, उसकी जो है डेमो क्लास है, वो आप ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। और जो सीटेट SST पेपर 2 की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। हमारी NCERT की थ्योरी क्लास हो चुकी है। ठीक है। और क्या है, हमारी अभी हिंदी व्याकरण चली हुई है और हमारी नोट्स के जरिए रिवीजन भी चली हुई है। आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये तैयारी करने का, और बहुत अच्छा कंटेंट हम लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।